खबर नेपाल से है। अभी से थोड़ी ही देर पहले 2 दिनों के हिंसक प्रदर्शन के बीच वहां के प्रधानमंत्री ने केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि कल से जो है नेपाल में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का कारण पहले बताया गया कि सोशल मीडिया बैन के विरोध में युवा जो है सड़क पर उतरे, संसद में भी घुसे। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि यार प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और कई मंत्री जो हैं सो देश छोड़ सकते हैं, ऐसी भी खबर है। इसी पर हम अपने साथी रोहित से बात करेंगे जो लगातार नजर बनाए हुए इस खबर पे। तो चलिए बात करते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो रोहित जी, नेपाल से क्या अपडेट है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है? अपडेट आपने बताया ही कि वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली गठबंधन की सरकार चला रहे थे और शायद साल भर से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ था, तो अभी तो इस्तीफा दे चुके हैं। आश्चर्य इस बात का कि ये प्रोटेस्ट ऐसा भी नहीं, मतलब इतनी तेज़ी से ऐसा नहीं था कि पहले धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, या अचानक से कल शुरू होता है और आज इस स्थिति में पहुंच जाता है कि नेताओं के घर आगजनी शुरू हो जाती है। कुछ मंत्रियों के घर लूटपाट भी हुई। तो ये अचानक देखिए, राष्ट्रपति के यहाँ भी हुई। तो ये अचानक, मतलब अचानक शुरू होकर, और देखिए पहले इंडियन मीडिया भी खुल के कह रहा था कि ये सोशल मीडिया बैन के विरोध में प्रोटेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट, देखिए वजह कैबिनेट मीटिंग के बाद तो वापस भी ले लिया गया फैसला। जी, फैसला वापस मुझे लगता है आज ही खबर आई है। सुबह मतलब हो सकता रात में कैबिनेट मीटिंग हुई, सुबह हमारे खबरें जो है हाँ खबरें सुबह से चल रही थी कि वापस ले लिया गया। और नेपाल और भारत का टाइम जोन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो मतलब कुल मिला के आज क्या ये आंदोलन सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया के लिए ये विरोध हुआ होता तो ऐसा नहीं होता कि आज भी वो आंदोलन कंटिन्यू रहता। ये दूसरा, मैं अभी देख रहा था कुछ नेपाली लोग जो अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जिन्हें हिंदी आती है काम भर। और मैं देख रहा था CPIML ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, तो उसके नीचे किसी ने लिखा था कि कॉमरेड, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था कि ये केवल सोशल मीडिया के लेवल पर ही नहीं है, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ इसलिए मुझे पता है कि भ्रष्टाचार जैसा इशू, अच्छा बेरोजगारी भी बहुत है। तो बेरोजगारी, देखिए इसमें क्या है ना, ये को रिलेट करता है मामला। बेरोजगारी अगर जहाँ जिस मुल्क में रहेगी, और भ्रष्टाचार का वहाँ से पहले से चल रहा, कोई सरकार बहुत लंबे समय से स्थिर नहीं है, प्लस इसको भी आप इनकार नहीं कर सकते, तो ये को रिलेट भी करता है सोशल मीडिया। वहाँ पे जगह जगह आप जाएंगे ना पर्यटक स्थलों पर, तो बोर्ड दिखते हैं टिकटॉक नॉट अलाउड, है ना, ये सोशल, वहाँ बड़ा प्रॉपर लोगो लगे हुए हैं। तो जब जिस मुल्क में बेरोजगारी इस लेवल पे रहे, उस मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक अच्छा खासा रोल रहता है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि पोलराइज लोग इस वजह से हुए हों, बट ये इशू बहुत बड़ा था और केपी शर्मा ओली ने ठीक ही किया अगर देखा जाए, क्योंकि ये देखिए बात हो रही थी कि अब नेताओं का घर घेरा जा रहा है। ये संकेत क्या है? ये एक पैटर्न नहीं लग रहा आपको? पैटर्न्स देखिए, दिक्कत क्या, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान जब अमेरिकी कंट्रोल में अपनी चीज़ें करने लगा आर्मी के थ्रू, ठीक है, तो उसका जो लोकल लीडरशिप था वो कमज़ोर हुआ। लोकल लीडरशिप ने जनता का भरोसा खो दिया, ठीक है। उसी तरह से नेपाल में क्या हुआ, या तो भारत के साथ बहुत एक समय बहुत अच्छे संबंध थे, फिर वो चाइना की तरफ झुकता चला गया। बीच में ये भी खबर आई थी कि नेपाल ने कुछ साल 2 साल पहले की ये खबर होगी, नेपाल ने सीधे भारत के खिलाफ बयान दिया था। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी बड़े देश के छांव में, है ना, एक बात तो बहुत क्लियर है कि बरगद के आसपास ना कोई छोटे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो आप अगर किसी बड़े देश की छांव में जाते हैं, बड़े देश के पास जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपका इस्तेमाल करेगा अपने लिए। चाइना बहुत सारे काम करवा रहा है। तो यही हुआ केपी शर्मा ओली के साथ। लेकिन केपी शर्मा ओली तो हमेशा चीन के बहुत करीब दिखाई दिए। पुष्प कमल दल प्रचंड जो थे वो थोड़ा दिखा कि भारत की तरफ झुकाव रखते थे। फिर ये सब कैसे हो रहा है? देखिए ऐसे देश में पॉलिटिक्स, देखिए क्या होता है, या तो बहुत बहुत मजबूत देश रहेगा, तब जो है पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते कैसे हैं इस पर चुनाव जीते और हारे जाएंगे, या तो बहुत कमज़ोर देश रहेगा तब ऐसा होगा। नेपाल का पूरा मामला ये है कि कौन भारत के करीब है वो नेता, और दूसरा कौन चीन के करीब है। हालांकि आप देखेंगे शेर बहादुर देउबा के साथ इनकी सरकार चल रही थी, है ना, जो एक तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से आते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर भी दबाव होगा कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है घर तो उनका भी जलाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार ही मतलब अस्तित्व में नहीं बचने वाली है। और ये भी अभी आपको थोड़े ही देर में अभी अभिषेक कह रहे थे कि नेपाल है बहुत जल्दी नया PM भी बन जाएगा। तो ये भी बहुत जल्दी आपको खबर आ सकती है कि केपी शर्मा ओली
कहीं की देश छोड़ हाँ दिए। कहीं की हाँ, फ्लाइट ऐसी पकड़ खबरें हैं कि कई मंत्री और क्योंकि बहुत ये और दूसरा ये समझिए ना आप बांग्लादेश में ये जब कोई भी चीज़ होती है ना तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लुटियंस दिल्ली ऐसी नहीं है कि 1000 छात्र 10,000 छात्र मिलकर और प्रधानमंत्री आवास में तोड़ फोड़ कर देंगे या किसी मिनिस्टर, ऐसा होता ही नहीं है। जब तक प्रशासन या जो पुलिस तो होगी, जब जेपी का आंदोलन था उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत दिन से ये पकड़ा होगा। जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश पे तख्तापलट पे जब बात की थी तो हमने सीधे तौर पे बोला था रिपोर्ट्स के हवाले से ही, लेकिन सीधे तौर पे ये बताया था कि किस तरह से अमेरिका का सीधे पर क्या बोलते हैं उसको परोक्ष रूप से ही दखल हो, लेकिन है था। उसी तरह से यहाँ पर भी ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना, और मैं चाइना का स्पेसिफिक नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2-3 सालों से 4 सालों में भारत विरोधी जो एक लहर नेपाल ने, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी की जा रही थी कि पता नहीं ये कैसी फॉरेन पॉलिसी लाए हैं कि जो नेपाल कभी कुछ नहीं बोलता तो था। अक्सर वो खबरें आती थी कि चीन के जो ऑफिसर्स हैं वो हाँ, अक्सर नेपाल में नेपाल में दिख रहे हैं। नेपाल को विश्वास में लेके चाइना प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। तो ये जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें फॉरेन जो भी आसपास के देश हैं वो इन्वॉल्व हैं। चाइना इन्वॉल्व हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, 2-3 पॉइंटर्स मैं जानना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल जो है क्या क्या अपडेट है वहाँ से। अपडेट यही है कि उनके साथ 3 मंत्रियों ने और इस्तीफा दिया है और अभी भी वो प्रोटेस्ट शांत स्थिति में नहीं दिख रही है। एक चीज़ ये है कि एक ऑप्शन इनके पास है, अगर ये कर पाएँ कि तुरंत इनको अपना एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर देना चाहिए गठबंधन। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि गठबंधन की सरकारों में दिक्कत ये होती है, अगर नेता ही आपका जब टूट जाए, ठीक है, तो पार्टी अपने आप को सरकार से किनारे करने लगती हैं। तो अब ये पार्टियां दोनों फिर से साथ आएंगी और एक नया प्रधानमंत्री चुनेंगी, तब जाके ना वो प्रदर्शन रुकेगा। अभी आपके पास लीडर ही नहीं है कोई। तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा होगा? कंट्रोल तो जाहिर सी बात है, देखिए सचिवालय तो सचिव चलाते हैं। तो अभी का सिनेरियो यही है कि सरकार बनाने की कोशिश, सरकार तो खैर बनी हुई है, मतलब नए प्रधानमंत्री चेहरे पे बातचीत की कोशिश होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो है कोई ऐसे अनपॉपुलर गवर्नमेंट को लीड करने आएगा, और जो लीड करने आएगा जिस तरह की स्थिति है, ये बांग्लादेश जैसे लंबा तो नहीं चलेगा कि जल्द खत्म हो जाएगा। नेपाल में क्या लंबा चलेगा, सब लोग मान जाएंगे, है ना। ये देश छोड़ के बांग्लादेश कुछ भी कहिए तो नेपाल से ठीक अच्छा लोकतंत्र था। नेपाल में तो मतलब अभी भी राजाओं का अस्तित्व है, राजाओं की बात लोग मानते हैं। तो बांग्लादेश ऐसा ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें हुई, लेकिन ये लंबा नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है शाम तक या तो आप नया प्रधानमंत्री देखेंगे, नहीं तो ये सामने आ जाएगा कि प्रतिरोध इस वजह से हुआ था, ये हीरो ये उसके लिए जिम्मेदार थे। तो बहुत लंबा ये नहीं जाने वाला। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे थे नेपाल से जो अपडेट है, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं, और भी तमाम जो मंत्री हैं, और जो खबर है कि देश छोड़ने की वजह, जैसा कि रोहित ने भी अभी बताया, जो खबरें आ रही हैं हमने उससे अपडेट किया आपको। लगातार एयर नाउ से जुड़े रहिए, जो भी खबर नेपाल से आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे।